नंबर ऑफ आवर्स 2 लगाए तो आपको मार्क्स आएंगे 50। नंबर ऑफ आवर्स लगाए 3 तो आप मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं 60। नंबर ऑफ आवर्स लगाए 4 तो आप मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं 80। और नंबर ऑफ आवर्स लगाए 5 तो आप 90 मार्क्स। ऐसे एक छोटा सा मैंने डिस्कस, ठीक है। अब मुझे इसमें बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला फीचर लिया आवर्स लेस देन या आवर्स लेस देन 5। मान लो मुझे टॉप पे सबसे ऊपर क्वेश्चन रखा आवर्स लेस देन, तो मेरे लेफ्ट नोड पे कितने रिकॉर्ड्स चले गए, 3 रिकॉर्ड्स, और मेरे राइट नोड पे कितने रिकॉर्ड्स चले गए, 1। ठीक है, राइट नोड पे एक ही रिकॉर्ड है जिसका स्कोर क्या है, और लेफ्ट नोड पे कितने रिकॉर्ड्स हैं, 50, 60 और अब आप क्या करेंगे, आप इसका मीन स्क्वायर्ड एरर निकालेंगे। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, मीन स्क्वायर्ड एरर। इसका मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन निकालो, मीन से डिफरेंस निकालो। जैसे ये 50 + 60 + 80 हो गया 190, 190 का 190/3 हो गया, समझ लो अप्रोक्सीमेटली ये हुआ 60, चलो 65 है कितना, 60 का की कैलकुलेशन कर लीजिए। तो मीन स्क्वायर्ड एरर हमने निकाल लेना है। मीन स्क्वायर्ड एरर का फॉर्मूला आपको आता है, क्या करना है, दिस वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर का सम करके मीन करना। ऐसे ही इसमें तो एक ही वैल्यू है तो इसमें मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, दूसरा स्प्लिट करना है। दूसरी बार आपने लिया आवर्स लेस देन 4 पे इधर आया 50 60 और उधर गया 89। फिर आप मीन स्क्वायर्ड एरर निकालेंगे, जिसमें मीन स्क्वायर्ड एरर सबसे मिनिमम होगा वो स्प्लिट आप क्या करेंगे, कंसीडर। ठीक है, अब आगे बात, कोई नया डेटा आएगा तो आप प्रेडिक्शन कैसे देंगे। जैसे किसी ने बोला कि मैं 4.5 आवर्स स्टडी करता हूं, तो मुझे प्रेडिक्ट करके बताओ कि मेरे मार्क्स कितने हैं। तो आपने क्या किया, डिसीजन ट्री में क्या आवर्स लेस देन 4.5 है या लेस देन 4 है या ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन 4 है। तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज हैं, इन दोनों का मीन लो 80 और 90, इसका मीन है 85। सो 85 इज द प्रेडिक्शन दैट यू, इस तरीके से डिसीजन ट्री रिग्रेसर, वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिसीजन ट्री क्लासिफायर। वहां पर तो क्लासिफिकेशन हो रही थी कि इम्प्योरिटी निकल रही थी, एंट्रोपी निकल रही थी, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस हो रहे थे। यहाँ पे मीन स्क्वायर्ड एरर ही आपका बेस है, इसकी बेसिस पे ये डिसीजन। और क्योंकि वहां तो प्रेडिक्ट करना इजी था, यहाँ पे एक क्लास आ गई, और यहाँ पे तो वैल्यूज है, तो जो आंसर आएगा वो इन वैल्यूज का मीन। ठीक है, इस तरीके से डिसीजन ट्री रिग्रेसर काम। तो आज हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे किस चीज के लिए, सैलरी प्रेडिक्ट करने के लिए हमने एक मॉडल बनाया। ठीक है, सैलरी प्रेडिक्ट करने के लिए हमने एक मॉडल बनाना है। सैलरी प्रेडिक्ट करने के लिए आपके पैरामीटर्स क्या क्या रहेंगे, आपका एक्सपीरियंस कितना है, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, years of experience, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, लेवल 1 2 3, बिगिनर, मिड, जूनियर, मिड, सीनियर, किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, लोकेशन क्या है आपकी, और करंट सैलरी आप कितनी हो, ये आपके फीचर्स हैं। ठीक है, years of experience, level, location, current salary, ये आपके फीचर्स हैं। और expected salary, ये आपका टारगेट है, आपको expected salary क्या करनी है, predict। ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसके लिए
कोई लोकेशन चूज करने के लिए और करंट सैलरी डालने के लिए आपको फ्रंट एंड पे कंट्रोल्स होंगे और प्रेडिक्ट का एक बटन होंगे। प्रेडिक्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको एक्सपेक्टेड सैलरी प्रिंट होंगे। ठीक है, इस तरीके की एप्लीकेशन हमने आज ये, ठीक है। तो देखो हम कैसे इसे बनाएंगे। मैं इसको क्योंकि मैंने स्ट्रीमलेट्स यूज करना है तो मैं इसको पाइथन में बना रही हूँ। जो बेटा मैंने बना ली स्ट्रीमलेट्स रन करने के लिए पाइथन में, ठीक है। तो हमने ये नया प्रोजेक्ट किया, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में requirements.txt फाइल बना लो ताकि सारी आपकी जो रिक्वायर्ड फाइल्स है वो एक बार में requirements.txt फाइल बनाई। यहाँ पे जो आपको इंस्टॉल करना है, NumPy चाहिए मुझे, pandas चाहिए मुझे, scikit-learn चाहिए मुझे और स्ट्रीमलेट। जो चीजें मुझे चाहिए वो सारी requirement.txt में लिखी। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो requirement.txt में रिक्वायरमेंट जरूर लिखें ताकि आप प्रोजेक्ट को कहीं और लेके जाएं तो सबसे पहले requirement.txt खोल के इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स कर सकें। ठीक है, तो ये सारा कुछ मेरा क्या हो जाएगा, इंस्टॉल। ये चलता रहेगा, ये नीचे मेरे पैकेजेस इंस्टॉल। अब main.py जो फाइल है यहाँ पे मैं काम करूंगी। मेन काम मॉडल बनाने का, मॉडल को ट्रेन करने का, वो सारा काम मेरे किसमें करना है, main.py। फिर मैं एक और पेज बनाऊंगी, एक और फाइल बनाऊंगी app.py जिसमें मैं इसका फ्रंट एंड लिखूंगी, स्ट्रीमलेट का फ्रंट एंड जिसमें मुझे डेटा, ठीक है। तो ये main.py मेरी फाइल आ गई। यहाँ पे मुझे काम, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास इस तरह की डेटा की कोई CSV फाइल नहीं, मुझे क्या करना है, डेटा सिंथेटिकली जनरेट। सबसे पहले देखो सिंथेटिकली डेटा कैसे जनरेट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट numpy एज, बाकी लाइब्रेरीज जैसे जैसे इंस्टॉल होती हैं तो मैं ऐड करूंगी, इंपोर्ट numpy एज। सबसे पहले मैंने लिखा np.random.seed। ये किस चीज के लिए होता है, जब आप रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं तो हर बार सेपरेट रैंडम नंबर्स जनरेट होते रहते हैं। अगर आप रैंडम लाइब्रेरी को स्टार्टिंग में कोई सीड वैल्यू दे दो तो वो हर बार जब आप इसे चलाओगे तो एक जैसा डेटा, इससे क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि रैंडम तो कुछ भी डेटा दे सकता है। अभी उसने कुछ और डेटा दिया, मेरा मॉडल और तरीके से ट्रेन हुआ, फिर उसने कुछ और डेटा दे दिया तो मॉडल की तो ट्रेनिंग खराब हो जाएगी ना। तो इसलिए मैंने np.random.seed 42 के अलावा आप कोई और वैल्यू भी दे सकते हो। इससे क्या हो जाता है, रैंडम का सीड फिक्स हो जाता है, फिर वो दोबारा जब आप चलाओगे तो नई वैल्यूज नहीं, एक जैसी वैल्यू, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे years of experience के लिए मेरा np.random.brandend 1 से लेके 15 के बीच में रैंडम नंबर्स जनरेट करें। कितने सैंपल्स लेने हैं, मैंने पहले कह दिया मुझे 100 सैंपल्स चाहिए। साइज जितने, अगर आप प्रिंट करा के देखोगे years of experience तो 1 to 15 के बीच के 100 नंबर्स years of experience में आ गए। ठीक है, क्लियर है। years of experience के बाद दूसरा कॉलम था लेवल, np.random.brandend 1 to 4 के बीच का, साइज years, level, 100 वैल्यूज इनकी जनरेट हुई। ठीक है, उसके बाद लोकेशन के लिए मैंने क्या किया, लोकेशंस में चॉइसेस बैंगलोर,
लोकेशंस, ठीक है। लोकेशन इज इक्वल टू, अब लोकेशन जो है वो इनमें से ही कुछ आनी चाहिए, तो np डॉट रैंडम डॉट चॉइस होता है। चॉइस क्या करता है, इन वैल्यूज में से ही, इन लोकेशंस में से ही आपने पिक करना है रैंडमली, इन पांचों में से कोई भी लोकेशन पिक कर लेनी है। साइज इज इक्वल टू नंबर ऑफ, तो 100 लोकेशंस अलग अलग ये क्या कर देगा, जनरेट। 3 पैरामीटर्स ये थे, चौथा था करंट सैलरी, है ना, करंट सैलरी इज इक्वल टू np डॉट राउंड, np डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, ताकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में रहे, ठीक है, ऐसा ना हो कि एक जैसी, क्योंकि अगर मैंने रैंडम प्लॉट रैंडम कर दिया तो कुछ भी दे सकता है, पर मेरे को सैलरी थोड़ी यूनिफॉर्म चाहिए ताकि मेरा मॉडल प्रेडिक्ट कर सके सही से, डिस्ट्रीब्यूशन भी सही होनी चाहिए। तो मैंने लगाया np डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, लैक्स में है तो 1 से लेके 20 लाख तक मैंने से ट्रेन कर दिया। n सैंपल्स, sample space, size, इतने values जनरेट और राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। ये मेरा करंट सा, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद मैंने बनाई एक्सपेक्टेड, क्योंकि अब डेटा सेट मुझे बनाना है तो मैंने सैलरी बनाई। एक्सपेक्टेड सैलरी इज, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, लीनियर रिग्रेशन को फॉलो भी मतलब रिग्रेशन प्रॉब्लम को फॉलो भी करना चाहिए ना, कोई भी रिग्रेशन हो तो उसके लिए कोई ना कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए ना डेटा का। तो करंट सैलरी प्लस 0.5% मैंने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की वैल्यू दे दी, 0.8% मैंने लेवल की वैल्यू दे दी, और मतलब ये फॉर्मूला तो कुछ भी हो सकता है। 1.2% मैंने लोकेशन का एरिया, लोकेशन का लोकेशन स्ट्रेंथ, ठीक है, अदरवाइज पूरे हैपन हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके साथ थोड़ा सा रैंडमाइज भी करती हूँ, इसको तो सीधा आउटलायर नहीं रहेगा ना, np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल 0 to n के बीच में, साइज इक्वल टू नंबर ऑफ, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, इससे मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी है, ठीक है। मैं आपको पूरा डेटा फ्रेम बना लेती हूँ, फिर मैं आपको डेटा फ्रेम प्रिंट करा दूंगी, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड सैलरी को मैंने क्या कर दिया, np डॉट राउंड ऑफ कर दिया ताकि ज्यादा डेसिमल यूज हो, ठीक है। ये मैंने जो फीचर्स दे रहे हैं वो फीचर्स दे लिए, और उन फीचर्स पे जैसा जैसा डेटा डालना है 100 डेटा मैंने डाल रैंडमली डेटा। अब मुझे एक पांडास का डेटा import pandas as DB, import pandas as DB। अब मैं अपना डेटा फ्रेम df is equal to pd dot data frame, pandas में डेटा फ्रेम बनाएंगे। पहला कॉलम years of experience, और उसमें क्या डाल दिया, इस एरे, ठीक है। दूसरा कॉलम लेवल, उसमें क्या डाल दिया, लेवल वाले
दूसरा कॉलम लोकेशन, इसमें क्या डाल दिया, लोकेशन वाले आ रही थी, करंट सैलरी, करंट सैलरी में क्या डाल दिया, करंट सैलरी वाले आ रही थी, एक्सपेक्टेड सैलरी, इसमें क्या डाल दिया, एक्सपेक्टेड। आपका डेटा फ्रेम, अगर आपके पास कोई फाइल होती जिसमें ये डेटा होता तो आपको ये सब नहीं करना पड़ता, तो आप सीधा pd.read csv से डेटा, क्योंकि मेरे पास इस तरह का स्पेसिफिक कोई डेटा नहीं था, इसलिए मैंने सिंथेटिकली कर दिया। ठीक है, क्लियर है? चला के दिखाऊं, इतना चलाऊंगी तो आपके पास एक डेटा फ्रेम बन जाएगा। ये मेरा डेटा फ्रेम आता, 100 रोज है और 5 कॉलम्स। ये उन कॉलम्स की वैल्यू लाइब्रेरीज और जो मुझे चाहिए वो इंपोर्ट करती हूँ फ्रॉम sklearn dot tree import decision tree regressor, import decision tree regressor from sklearn dot preprocessing, import standard scalar, comma 1 mod standard scalar and 1 mod from sklearn dot compose import column transformer। ये मैंने आपको पहले नहीं यूज किया है, यहाँ ठीक है, column transformer पहले from sklearn dot model selection import train script from sklearn dot pipeline import pipeline from sklearn dot website import article and ये सारी लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, मॉडल बनाना है, बाद में मैंने पिकल करना है, इसलिए पिकल मॉडल। ठीक है, ये हमें सारी की सारी लाइब्रेरीज जो मुझे चाहिए वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट। एक्स और वाई को अलग अलग करते हैं। डेटा फ्रेम के 4 कॉलम्स फीचर है और वाई के अंदर एक्सपेक्टेड सैलरी। तो एक्स में मैंने डाला डेटा फ्रेम के कौन कौन से कॉलम्स, years of experience, level, location और करंट। ये कॉलम्स एक्स में आ गए और वाई में मेरा सिर्फ एक कॉलम है एक्सपेक्टेड। एक्स और वाई मैंने अलग अलग कर दिया।
बनाए, अलग अलग कर दिया। इसके बाद आप ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा को स्प्लिट कर लेंगे। इसके बाद आप ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा को स्प्लिट करेंगे। एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट is equal to train tested x y टेस्ट साइज और रैंडम। ट्रेन टेस्ट डेटा स्प्लिट हो गया। अब मैंने इसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग कर ली है, कुछ फीचर्स पे स्टैंडर्ड स्केलर चलाना है और जो कैटेगोरिकल वाली फीचर है उस पे 1 मॉड इंपोर्ट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले न्यूमेरिकल फीचर्स सारे कौन कौन से हैं न्यूमेरिकल फीचर्स, years of experience, level और current, ये मेरे न्यूमेरिकल। इन न्यूमेरिकल फीचर्स में मुझे क्या चलाना है, स्टैंडर्ड स्केलर, तो न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मर, को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, यूजिंग स्टैंडर्ड कैटेगोरिकल फीचर्स, सिर्फ एक लोकेशन, कैटेगोरिकल फीचर सिर्फ एक है लोकेशन। कैटेगोरिकल फीचर्स पे ट्रांसफॉर्मर कौन सा रहेगा, 1 मॉड encoder, handle unknown equal to, अगर कोई वैल्यू में से पहले इसमें कोई आएगी नहीं ऐसे अननोन वैल्यू, और अगर आए तो ठीक है, ये मैंने बना लिए। अब मैं लेबलिंग कोड पे हो जाता है 1 बड़ा 2 छोटा, नहीं मैं पाइपलाइन लगानी, पाइपलाइन में डबल यूज मैं अगर मैं लेबल इंपोर्टर पे यूज करूंगी तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा न्यूमेरिकल फॉर्मूला चलेगा, मतलब जो इसमें काम होगा वो न्यूमेरिकल फॉर्मूला के हिसाब से होगा, फिर उसमें 1 2 3 प्रायोरिटी बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ये मैंने ट्रांसफॉर्मर्स है। ट्रांसफॉर्मर लगाने के बाद अब नेक्स्ट चीज देखो, मैंने बनाया प्री प्रोसेसर इज इक्वल टू, ये मैं प्री प्रोसेसिंग का एक स्टेप बनाऊंगी जो पाइपलाइन में जाए। प्री प्रोसेसर इज इक्वल टू कॉलम ट्रांसफॉर्मर। कॉलम ट्रांसफॉर्मर, अब आप बोल सकते हो कि न्यूमेरिक कॉलम्स में ये वाला ट्रांसफॉर्मर चलाओ और कैटेगोरिकल पे ये वाला चलाओ। पाइपलाइन का पहला स्टेप होगा प्री प्रोसेसर, वो क्या करेगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मर यूज करके न्यूमेरिक कॉलम्स को स्टैंडर्ड स्केलर से ट्रांसफॉर्म कर देगा और कैटेगोरिकल कॉलम्स पे 1 मॉड लिखेगा। ठीक है, तो हमने प्री प्रोसेसर में ले लिया कॉलम ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर्स इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। आप यहां पे तो पहला ट्रांसफॉर्मर नाम, इसमें क्या चलाना है, न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्मर, इन पे चलाना है न्यूमेरिकल वाली फीचर। ये मेरा न्यूमेरिकल फीचर्स पे ट्रांसफॉर्मर, मतलब स्टैंडर्ड स्केलर चल जाएगा बाकी न्यूमेरिकल। ऐसे कैटेगोरिकल फीचर्स के लिए 1 मॉड इंकोडर चलेगा, इन पे जो कैटेगोरिकल। ठीक है, ये हमारा ये आ गया
पाइपलाइन, पाइप इज इक्वल टू पाइपलाइन। पाइपलाइन में भी स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप प्री प्रोसेस, इसमें क्या चलेगा, प्री प्रोसेस। उसके बाद माय मॉडल, मॉडल कौन सा चलेगा, डिसीजन ट्री मॉडल चलेगा, डिसीजन ट्री। नेक्स्ट स्टेप क्राइटेरिया, तो इसमें मीन स्क्वायर्ड एरर ही होता है आगे ना, स्क्वायर्ड एरर तो वो तो ठीक ही है मेरा। इसके अलावा यही मेरे को लेना है ये मेरी पाइपलाइन। अब पाइपलाइन को मैंने क्या करना है, पाइपलाइन को मैंने क्या करना है, पाइप डॉट फिट इस डेटा से एक्स ट्रेन वाई इस डेटा से ये फिट। जब ये फिट होगा, मैंने डेटा के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाई, मेरी पाइप का पहला स्टेप है प्री प्रोसेसर, वो इनको ट्रांसफॉर्म करेगा। सेकंड स्टेप है डिसीजन ट्री रिट्रेसर, वो इसको इस पे ये। अब मैंने किया y prediction is equal to y dot predict x test के लिए prediction, ठीक है। क्योंकि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो मैं आपको R2 स्कोर दिखाती हूँ। इसका R2 स्कोर y test y prediction, ये आपको आपको पता चल जाएगा कि आपका मॉडल कैसा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने चलाया, ये हमारे मॉडल ट्रेन हो गया। अब जब मॉडल ट्रेन हो गया, एक बार आपने मॉडल ट्रेन कर लिया, तो जब हम कोई चीज ट्रेन कर लें तो हम बार बार तो ट्रेनिंग नहीं करते रहेंगे। तो मुझे क्या करना है, इस ट्रेन्ड मॉडल को सेव करना है फॉर फ्यूचर यूज, ताकि मैं इसको फ्यूचर में कभी भी कहीं जाके यूज करूं। उसके लिए होती है हमारे पास पिकल फाइल्स। पिकल फाइल्स में क्या होता है, एक बार आपने मॉडल ट्रेन किया, क्योंकि मॉडल्स में जनरली बहुत सारा डेटा जाता है, तो उनको ट्रेन होने में काफी सारी कंप्यूटेशनल कॉस्ट लगती है। आप बार नहीं ट्रेन करते रहते हैं, आप एक बार ट्रेन करते हैं, ट्रेन करके आप एक पिकल फाइल बनाते हैं। पिकल फाइल बनाने से फायदा ये होता है कि आप उसे कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। इस सिस्टम से आपने पिकल फाइल कॉपी करी, दूसरे सिस्टम में लेके, तो पिकल फाइल में ट्रेनिंग का सारा कंक्लूजन है। आप दोबारा से पिकल फाइल से जब मॉडल लोड करोगे कहीं भी जाके, वो मॉडल ट्रेन्ड है, वो मॉडल काम। बेसिकली आपने कोई मॉडल बनाया और डिप्लॉय करना है तो उसका पिकल बनाना, ठीक है। और उससे फायदा ये है कि एक बार एक जगह ट्रेन हो गया, जिस डेटा से वो ट्रेन हो गया, हर एनवायरनमेंट से सिमिलर रिजल्ट, ठीक है। तो इसलिए अपने मॉडल को फाइनली डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी करने के लिए हम क्या बनाते हैं, तो मॉडल मैंने मॉड्यूल पिकल आप ऊपर इंपोर्ट कर लिया है। अब देखो कैसे करेंगे, वेट ओपन इज नथिंग बट अ फाइल my.mod pkl, राइट होनी है, राइट बाइनरी मोड में फाइल को, ठीक है। पिकल डॉट डम्प, इसको पाइप वाला मॉडल है, इसको किस में डाल दो, fp फाइल। पिकल डॉट डम्प जो आपका मॉडल है उसको आपने किस डाल दिया, उसको आपने स्टाइल, ओके। एक बार चलाऊंगी, देखना आपकी मशीन पे यहाँ पे पिकल फाइल
माय मॉडल डॉट पिकल ये पिकल फाइल। अब आपको इस वाले पेज की जरूरत नहीं है, अब इसकी सारा काम इसके अंदर कंटेन है। ठीक है, अब जब मैं नए पेज पे जाऊं या किसी नए प्रोजेक्ट में भी जाऊं तो इस पिकल फाइल को लेता हूं तो मॉडल की ट्रेनिंग दा। ठीक है, अब मुझे इसे यूटिलाइज इस ट्रेन मॉडल को यूटिलाइज, तो यूटिलाइज करने के लिए सबसे इजी हमने Django में भी बना सकते हो फ्रंट एंड, या फिर मैंने तो स्ट्रीमलेट छोटा सा काम था मैंने स्ट्रीमलेट, तो मैंने एक फाइल बनाई app.py। यहाँ पे स्ट्रीमलेट का एक फ्रंट एंड बनाएंगे जहाँ पे हम इस मॉडल को यूज करेंगे और इसकी प्रोटेक्शन देंगे। तो इंपोर्ट स्ट्रीमलेट, इंपोर्ट पिकल, क्योंकि पिकल से दोबारा से मुझे मॉडल, ठीक है ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पहले पिकल फाइल से मॉडल उठाना, फिर ओपन, फाइल का नाम है mymod.pickle, read binary as model is equal to pickle.load। इस फाइल में से रीड करके मॉडल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट एंड में जो आप डेटा डालोगे उसके बाद प्रेडिक्ट बटन पे क्लिक करोगे तो प्रेडिक्ट बटन पे मुझे मॉडल से ही करानी है ना प्रेडिक्शन, तो मॉडल को मैंने क्या कर लिया पिकल फाइल में से रीड। ठीक है, अब मैं बनाती हूँ एक स्ट्रीमलेट का फ्रंट एंड जहां से मैं आपसे इनपुट्स ले सकूं। ठीक है, तो st स्ट्रीमलेट st डॉट टाइटल salary predictor, salary predictor, ये मैंने टाइटल दे दिया। सबसे पहले मुझे क्या इनपुट कराना है, years of experience। ठीक है, तो experience input, उसके लिए मैंने क्या लगाया st डॉट स्लाइडर के अंदर आपके पास ऑप्शन रहेगी कि आपने क्या वैल्यू टेक। तो स्लाइडर में सबसे पहले लेबल दे दिया years of experience, वैल्यू कहां से कहां तक जानी चाहिए, आपका मॉडल कहां से कहां तक स्टूडेंट है इसमें, years of experience 1 to 1 to 15 तक वैल्यू जानी चाहिए, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या से ठीक है, ये एक्सपीरियंस की इनपुट इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद था लेवल, लेवल इनपुट के लिए st डॉट सिलेक्ट, st डॉट सिलेक्ट लेवल, लेवल ऑप्शंस इज इक्वल टू 1 to 3, ऑप्शंस इज इक्वल टू 1 to 3। पर मैं ये नहीं चाहती कि ऑप्शंस 1 to 3 लिखा है, 1 to 3 बैकग्राउंड में रहे, सामने लिखा है जूनियर, मिड लेवल, एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसमें, अगर मैं ऐसे चलाऊंगी, एक सेकंड में आपको खोल के दूंगी, स्ट्रीमलेट चलाने, स्ट्रीमलेट यूज कराया ना पहले, स्ट्रीमलेट चलाने के लिए स्ट्रीमलेट रन app.py, ठीक है, ये आपका years of experience का स्लाइडर आ गया। ये लेवल में अभी मैंने ऑप्शंस डाली 1 to 3 और दिख भी 1 to 3 डाला।
format function to lambda x वन अगर वैल्यू हो तो क्या लिखे यूनियन, टू अगर वैल्यू हो तो फिर थ्री अगर वैल्यू हो तो एक्सपोर्ट। ये मैंने ऑप्शन से दी। आर्ग्यूमेंट क्या एक आएगा जो आप यहाँ से चूज करोगे वो डेटा x के अंदर आएगा, उसके ऊपर लैम्डा फंक्शन है। अगर वन चूज वन के लिए जूनियर, टू के लिए वेट, थ्री के लिए देखो इससे ब्रांडेड पे ये फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करोगे बैकग्राउंड में वैल्यू 1 2 3 जाएगी, पर दिखेगा आपको जूनियर, वेट और ठीक है। ओके, थर्ड चीज मुझे इनपुट लेनी है किसकी, लोकेशन। लोकेशन के लिए पहले क्या करो, लोकेशन इज इक्वल टू इधर लोकेशन जिससे आपने ट्रेन किया हुआ ना वो लोकेशन, ये लोकेशन दिखानी है ना, ये लोकेशन मैंने यहाँ पे ठीक है। लोकेशन इनपुट is equal to location input is equal to st dot select box location और ऑप्शंस में क्या आएगा, तो लोकेशंस के अंदर ये लोकेशन की इनपुट हो गई। इसके अलावा और चीज थी करंट सैलरी। करंट सैलरी के लिए करंट सैल इनपुट इज इक्वल टू एसटी डॉट नंबर इनपुट। इसके लिए नंबर इनपुट लगाया, लेबर दिया करंट सैलरी करंट सैलरी इन लैक्स, 0 से 15 देख लेना आप क्या वैल्यू और 0.5 इससे कैसे आएगा, करंट सैलरी 5 1 1 का क्लास में। अगर आप चाहो तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में लगा सकते, ठीक है, इसको तो लिख सकते हैं, क्लियर है। और नीचे मैंने प्रेडिक्ट का क्या लगाना है, बटन 0 to 15 इसकी रेंज होगी, आप इसकी रेंज को बढ़ा सकते हो। 20 वो मुझे याद नहीं है, मॉडल को ब्रेक कर सकते हैं। हां तो 5 डिफॉल्ट सिलेक्टेड, डिफॉल्ट जो वैल्यू आएगी, और 1
स्टेप जो प्लस प्लस करने से 5 आंसर। इसके बाद एक प्रिडिक्ट का बटन, इफ st डॉट बटन प्रिडिक्ट सैलरी, अगर आप इस पे प्रिडिक्ट सैलरी का एक बटन आएगा, अगर आप इस पे क्लिक, तो अब मुझे क्या करना है, ये सारा मेरा टेस्ट डेटा है। अब मुझे टेस्ट डेटा एक रो बनानी है, वो मुझे मॉडल को पास करनी है और मॉडल ने क्या करना है उसके अकॉर्डिंगली मुझे सैलरी जो उसने देनी है वो मैंने डिस्प्ले, ठीक है, इतना ही काम। तो न्यू एम इज इक्वल टू, अब स्ट्रक्चर जैसा आपका एक्स का स्ट्रक्चर था वैसे ही स्ट्रक्चर होना चाहिए ना इसका, तो मैंने यहाँ पे डेटा फ्रेम भी बना के भेजना पड़ेगा, import pandas pd dot data frame, क्योंकि डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, मैं स्ट्रक्चर यहाँ से कॉलम बदल दूंगी, डेटा बदल दूंगी, तो स्ट्रक्चर ऐसे इसमें एक्सपेक्टेड सैलरी मिल जाएगी, years of experience में जाएगा experience input, level में जाएगा input, location में जाएगा location input, ये मेरा डेटा ठीक है, तो ये मेरा रिकॉर्ड बन गया जो टेस्टिंग के लिए मैंने भेजना है, ठीक है। क्योंकि मैंने पाइपलाइन बनाई हुई है, इसके ऊपर स्टैंडर्ड स्केलर जो भी है वो सब कुछ पहले अपने आप चलता है, ठीक है। अब prediction is equal to model dot predict, अब जो मैंने अपना मॉडल लोड किया है पिकल फाइल से, उस मॉडल का अब हो रहा है यूटिलाइज, मॉडल डॉट predict, इससे मैंने क्या किया, अपना टेस्ट रिकॉर्ड पास, टेस्ट रिकॉर्ड मैंने पास कर दिया, प्रिडिक्शन आ जाएगा क्योंकि एरे बन के आता है तो उससे पहला डेटा उठाना है, इसको st डॉट राइट एक्सपेक्टेड सैलरी, जो प्रिडिक्शन की वैल्यू है, कोलन डॉट ऐसे यूज आपने डिसीजन ट्री रिग्रेसर किया और नई चीजें क्या सीखी आपने इस एप्लीकेशन में, आप अपने मॉडल में टाइप में और स्टेप्स, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स कैसे डाल सकते हैं, मॉडल को पिकल कैसे कर सकते हैं, पिकल मॉडल को नई जगह जाके यूज करते हैं, तो ये आपने नई चीजें इसमें चला के देखते हैं, चाहिए सपोज अभी मेरा इसको बनाने में एक गड़बड़ हो गया, जो आप बनाओगे तो थोड़ा सा सही करना कि मेरे को सैलरी, मैंने ये जो लोकेशन है इस लोकेशन की कुछ वेरिएशन नहीं डाली, क्योंकि जब मैंने एक्सपेक्टेड सैलरी बनाई ना उसमें आपने देखा मैंने उसमें लोकेशन नहीं डाली, वो मैं इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे पास लोकेशन वाले कॉलम में यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो इसको भी आप कुछ उस तरीके से मैनेज करोगे जैसे मैंने जूनियर मेड और वो किया ना, वैसे आप इसको भी मैनेज करोगे, जैसे लोकेशन के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 लगा लो और वहाँ पे आप लोकेशंस पे बैंगलोर ये वो जो सिटीज के लोकेशंस हैं वो तब फर्क पड़ेगा, अभी आप देखोगे आप बाकी चीजें बदलोगे तो फर्क पड़ेगा, पर अगर आप लोकेशन बदलोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चेंज किया
प्रेडिक्टेड सैलरी, आपने करंट सैलरी बदली तो आपकी प्रेडिक्टेड सैलरी, आप लेवल चेंज करेंगे तो उससे भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, पर अगर आप लोकेशन चेंज करेंगे अभी तो उससे फर्क नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमने समझ गए क्या करने कह रही हूँ मैं? कह रही हूँ कि लोकेशन के लिए भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 वैल्यूज रख लेना और बाद में 1 पे बैंगलोर, 2 पे ये ऐसे लिख लेना। ठीक है, और बैकएंड में भी फिर आपकी ये कैटेगोरिकल फीचर भी रहेगी, फिर ये न्यूमेरिक लेवल एनकोडर कर सकते हो इसमें, लेवल एनकोडर यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारा चीजें नहीं है। वैसे तो नॉर्मली आपको ये करना चाहिए किसी डेटा सेट के साथ। मैंने तो ये सारा सिंथेटिक बनाया ना डेटा, क्योंकि मेरे को मिला नहीं, मैंने सर्च किया पर मेरे को इस तरह का कोई डेटा सेट मिला नहीं। जो मिला है वो बड़े कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत ज्यादा कॉलम्स थे, मेरे को थोड़े कॉलम्स के साथ फ्रंट एंड में बनाना था, थोड़े कॉलम्स के साथ, तो मैंने सिंथेटिक बनाया। आपको एक स्पेसिफिक डेटा सेट ढूंढ लेना, कागज से मिल जाएगा कोई डेटा सेट। इसको तो लिंक्डइन का भी कुछ डेटा सेट आता है, कॉलम्स आता है, कॉलम्स थोड़े चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये हमने काम तो डिसीजन ट्री अब मैंने आपको बता दिया क्लासिफायर कैसे काम करता है और रिग्रेशन। अब ना जो नेक्स्ट मॉडल यूज करने वाले हैं वो है SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन। आज हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट वेक्टर सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। अभी तक जैसे आपने मॉडल्स किए उनसे अलग तरह का मॉडल, और इसका इसको थोड़ा समझना भी मतलब थोड़ा इजीली समझ नहीं आता है, आराम से समझना पड़ेगा, ध्यान लगा। बेसिकली सपोर्ट वेक्टर मशीन्स भी क्लासिफायर भी है और रिग्रेसर भी है, दोनों क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज होता है और रिग्रेशन के लिए भी। ये जैसे पीछे वाले जो आपने एल्गोरिथम किए वो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर ज्यादा बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट यूज होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कांसेप्ट। बेसिकली ये आप इस फिगर को अच्छे से देखो, ये मेरा x1 x2 दो फीचर्स हैं और ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं, और ये जो ग्रीन वाले डेटा पॉइंट्स हैं ये एक क्लास को बिलोंग करते हैं, और ये जो ब्लू वाले डेटा पॉइंट्स हैं ये अलग क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, कोई भी वो ऐसा डेटा सेट ले लो जैसे कैंसर डिटेक्शन का, इधर थिकनेस आ गई, इधर पेरीमीटर आ गया, और यहाँ पे ये है कि वो मैलिग्नेंट है या नहीं। ये दो अलग अलग क्लासेस का डेटा है, जो दो अलग अलग कलर्स हैं वो अलग अलग आपकी क्लासेस। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आप क्या करेंगे, दोनों क्लासेस को डिवाइड करने के लिए बीच में एक डिसीजन बाउंड्री बनाएंगे। बीच में क्या बनाएंगे? डिसीजन बाउंड्री। ये जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है, ये मैंने अभी पॉइंट किया हो, ये वाली लाइन आपकी क्या है? डिसीजन बाउंड्री। डिसीजन बाउंड्री क्या करेगी? उसके एक साइड एक क्लास, दूसरी साइड दूसरी क्लास, ऐसे डिवाइड। अब ये जो डिसीजन बाउंड्री है, अगर आप 2D की बात करेंगे तो ये एक लाइन होगी, अगर 3D की बात करें 3 डायमेंशन होगी तो ये प्लेन होगा, और अगर 4 5D है वो उसको हाइपरप्लेन कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अब दोनों क्लासेस के बीच में हाइपरप्लेन एग्जिस्ट। ठीक है, इस हाइपरप्लेन का काम ये है कि दोनों क्लासेस को अलग अलग। अब ये हाइपरप्लेन कैसे बनता है ये समझने वाली बात। सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर हम ये लाइन लें तो इससे सबसे पास इस वाली साइड सबसे पास ग्रीन पॉइंट ये है, और इस वाली साइड सबसे पास ब्लू पॉइंट। इन जो क्लासेस के सबसे नियरेस्ट आपके डिसीजन बाउंड्री के हाइपरप्लेन के सबसे नियरेस्ट पॉइंट्स होते हैं, तो हम कहते हैं सपोर्ट वेक्टर। इनको क्या कहते हैं? सपोर्ट वेक्टर। ये वाला ग्रीन पॉइंट और ये वाला ब्लू पॉइंट ये सपोर्ट वेक्टर, क्योंकि ये हाइपरप्लेन के सबसे पास। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है सपोर्ट वेक्टर और ये जो लाइन है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको कहते हैं मार्जिन।
ये जो ग्रीन पॉइंट है और ये जो लाइन है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं मार्जिन। तो हमें क्या करना होता है, इस मार्जिन को मैक्सिमाइज करना। आपने सेंटर में एक हाइपरप्लेन बनाया, उस हाइपरप्लेन के बाद आपने दोनों क्लासेस के सपोर्ट वेक्टर्स निकाले। अब उन सपोर्ट वेक्टर्स से आपको क्या करना है, मार्जिन को मैक्सिमाइज करना। ये लाइन थोड़ी इधर करोगे तो एक के पास चली जाएगी, दूसरे से दूर चली जाएगी। मुझे क्या करना है, दोनों साइड पे मार्जिन को मैक्सिमाइज करना। मतलब बीच में आपके ये एक ऐसी ट्यूब जैसी बन जाएगी जिसके अंदर कोई डेटा नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, जितना बड़ा मार्जिन उतने ही अच्छे से आपने क्या कर दिया, दोनों क्लासेस को अलग अलग कर दिया। अगर मार्जिन बहुत पतला है तो इसका मतलब है दोनों क्लासेस बहुत पास में हैं, जिस क्लासिफिकेशन के चांसेस उतने ही साफ हैं। अगर मार्जिन ज्यादा है तो इसका मतलब कि क्लासिफिकेशन के चांसेस कम हैं। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ये काम। अब ये तो हर केस में तो ऐसा सुंदर सा डेटा नहीं मिलेगा ना कि एक साइड बैठा है, दूसरा दूसरी साइड बैठा है और आराम से डिवाइड हो गया। नहीं, हमेशा ऐसे नहीं होगा। कई बार डेटा ऐसा होगा जो लीनियरली सेपरेट होगा ही नहीं होगा। कई बार डेटा ऐसा होगा कि आप सपोर्ट वेक्टर्स को छोटा छोटा, जैसे एक पॉइंट इधर हो एक पॉइंट इधर हो, तो आपका वो मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि आप डिसीजन राउंड में बनाओगे, एक डेटा गलत उधर चला गया, एक डेटा गलत इधर आ गया। बहुत सारे केस। ये तो परफेक्ट पिक्चर है कि आपने एक हाइपरप्लेन बनाया, सारा डेटा इधर सारा डेटा उधर और बीच में मार्जिन। ठीक है, उन चीजों से कैसे डील करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सपोर्ट वेक्टर। ठीक है, तो सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं समझ गए आप? हाइपरप्लेन, इसमें 4-5 टर्म्स है जो आपको जरूर समझना है। हाइपरप्लेन होता है जो आपका डिसीजन बाउंड्री है, जो क्लासेस को डिवाइड करता है। हाइपरप्लेन और सपोर्ट वेक्टर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको कहते हैं मार्जिन, और जो क्लास के पॉइंट्स हाइपरप्लेन के सबसे नियरेस्ट होते हैं उन पॉइंट्स को कहते हैं सपोर्ट वेक्टर। ठीक है, ये टर्म समझ आ गई? ये मार्जिन है, ये क्लास बी है, ये क्लास ए है, और ये सपोर्ट वेक्टर है, और ये रेड वाला सपोर्ट। ठीक है, अच्छा अब ये इनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं। अब हमें ये देखना है, अगर डेटा लीनियर, अच्छा ये आपके पास क्लासेस थी, एक बार उसने ऐसा हाइपरप्लेन बनाया तो उससे तो दोनों का डेटा अलग अलग बनेगा। फिर उसमें ये ब्लू वाला बनाया तब भी, फिर उसने ये वाला बनाया तो आपके क्लासेस अलग अलग। अब कई बार ऐसा भी नहीं हुआ, जैसे ये डेटा है, अब इसमें कोई लीनियर हाइपरप्लेन नहीं बन सकता जिससे ये दोनों क्लासेस का डेटा सेपरेट। इसके लिए हमारे पास सपोर्ट वेक्टर मशीन में एक आर्गुमेंट होता है कर्नल। एक आर्गुमेंट होता है कर्नल। कर्नल क्या करता है, आपके डेटा को हायर डायमेंशंस में लेता है। अभी आपका डेटा 2 डायमेंशंस में है, वो क्या करेगा, डेटा को पॉलिनोमियल यूज करता है, स्क्वायर करेगा, क्यूब करेगा, पॉलिनोमियल फीचर्स यूज करेगा जिससे वो डेटा सेपरेट सेपरेट हो। या फिर रेडियल भी होता है कर्नल, वो क्या करता है, सर्कुलर इक्वेशन लगा के, जैसे ये z x² + y², उससे क्या करती है, z एक नया फीचर बना। देखो ये x और y के पहली फिगर में x और y ऐसे आ गए, एक क्लास का डेटा बाहर आ रहा था, एक क्लास का डेटा अंदर। अब मैंने इसके ऊपर एक कर्नल लगाया, वो कर्नल क्या कर रहा है, आपने एक नई वैल्यू कैलकुलेट कर ली z which is x² + y। अब x की वैल्यू इधर रखी और दूसरी साइड पे किसकी वैल्यू रखी, z। अब एक क्लास का डेटा ऐसे आ गया और एक ऐसे आ गया, बीच में अब लीनियर सेपरेशन हो सकती है। अब हाइपरप्लेन, तो बेसिकली कर्नल्स बहुत यूजफुल होते हैं जब आपका डेटा सीधे सीधे से सेपरेबल ना, क्लासेस का डेटा जब सीधे से सेपरेबल ना हो तो उसमें क्या यूज होता है, कर्नल। कर्नल फंक्शन 3 तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर, लीनियर तो बाय डिफॉल्ट ही होता है। दूसरा होता है आरबीएफ, रेडियल बेसिस फंक्शन, वो रेडियल मतलब सर्कुलर फॉर्म में लाके डेटा को सेपरेट कर देता है। तीसरा होता है पॉलिनोमियल, जो हायर डायमेंशंस में लेके मतलब पॉलिनोमियल फीचर्स में कन्वर्ट करके डिवाइड करने की कोशिश। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। तीसरी चीज है, ये लीनियर एसवीएम है,
ये डेटा अलग अलग क्लासेस का लीनियर है। तो हमने क्या किया, थर्ड डायमेंशन z ऐड करी, उससे क्या किया, डेटा को सेपरेबल। अब हम बेस्ट फैक्टराइजेशन किया, एक डाटा इधर आ गया। तो कर्नल्स का बहुत यूज है। अच्छा, अब तीसरी बात सुनो। अभी तो मैं सब केसेस ऐसे कह रही हूँ कि डेटा परफेक्टली एक साइड दूसरी साइड जाता है। तब हम क्या करें, जब कोई डेटा पॉइंट ग्रीन का इस ट्यूब के अंदर इस साइड आता है, या रेड का कोई डेटा ट्यूब के अंदर इस साइड आता है, तो एक चीज तो ये है कि सपोर्ट फैक्टर को छोटा करो, मतलब आपका मार्जिन कम हो। ठीक है, तो एसवीएम की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है हार्ड मार्जिन एसवीएम। हार्ड मार्जिन एसवीएम कहता है कि इस ट्यूब के अंदर कोई और पॉइंट नहीं आना। सपोर्ट फैक्टर्स ऐसे लो कि बाहर के सारे पॉइंट्स एक्सक्लूड हो जाएं, इसके सपोर्ट फैक्टर के बाद अंदर और कोई डेटा नहीं आना। दैट इज हार्ड मार्जिन एसवीएम। पर हार्ड मार्जिन एसवीएम कई बार मॉडल ही फेल कर जाता है, क्योंकि कई बार डेटा होता ही नहीं ऐसा, क्योंकि बीच में मार्जिन ही नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है सॉफ्ट मार्जिन एसवीएम। सॉफ्ट मार्जिन एसवीएम में क्या होता है कि अगर आपका डेटा इस पाइप के अंदर आ रहा है तो हम उसके ऊपर लगाते हैं पेनल्टी। तो हम उसके ऊपर लगाते हैं पेनल्टी। वो पेनल्टी क्या करता है, पीनलाइज करता है उन रिकॉर्ड्स को जो मिसक्लासिफाइड हुए। आना चाहिए था इस साइड को कोई पॉइंट ग्रीन का इधर आ, कोई पॉइंट रेड का इधर आ, या अपनी साइड भी है पर है मार्जिन के अंदर है, तो वो रिकॉर्ड्स क्या होंगे, पीनलाइज, उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, सो दैट हमारा लॉस जो है वो मिनिमाइज। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका सपोर्ट वेक्टर। इसको हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों तरह की प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर सकते हैं। पर इसमें वैसे ये काफी अच्छा है, आपके डेटा को कर्नल्स की वजह से बहुत अच्छे से ये डिफरेंशिएट कर देता है। पर इसकी ट्रेनिंग का टाइम ज़्यादा होता है, ये ट्रेन होने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम में पूरी डिसीजन बाउंड्री बना रहता है। प्रेडिक्शन में इसको कोई काम नहीं करना है, प्रेडिक्शन में तो सिर्फ इसको देखना है कि डिसीजन बाउंड्री के इधर है, पर ट्रेनिंग में ये लंबा टाइम। ठीक है, ट्रेनिंग में इसमें ज्यादा